सीबीडीटी एक बोर्ड होता है, इधर तो मिलना चाहिए, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है पता नहीं, जाने दो। सीबीडीटी एक क्या होता है? अब तक मैंने आपको क्या बताया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में दो बोर्ड होते हैं, एक होता है सीबीडीटी और एक होता है सीबीआईसी। सीबीआईसी जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसमें 7 मेंबर होते हैं खाली। मुझे खाली उन 7 मेंबर का आपको फोटो दिखाना था, उनकी पुरानी वेबसाइट पे उनका फोटो था, अपना कैसे चीफ ऑफिसर का फोटो होता है वैसे उनका फोटो था, ठीक है ना। तो ये 7 मेंबर जो होते हैं ना वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे हैं। इनको हम एडमिन बॉडी भी बोलते हैं, इनकम टैक्स की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इनकम टैक्स में जो भी होता है वो इनके थ्रू होता है। तो अगर कोई सर्क्यूलर लाना है, कोई डाट लगानी है, तो कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करते हैं। तो वो जो 7 लोग है वो करते हैं। ये 7 लोग नवे होंगे कि एक्सपीरियंस होंगे? एक्सपीरियंस होंगे, 25-25, 30-30, 40-40 साल उन्होंने काम किया होता है इनकम टैक्स में, ठीक है ना, सीनियर पोजीशन पे, तब जाके वो लोग सीबीडीटी के मेंबर बनते हैं। तो दे आर वेरी सीनियर पीपल, देयर इज अ चेयरपर्सन, देन देयर इज अ 7 मेंबर्स कमिटी। तो ये सेंट्रल बोर्ड होता है। इसके नीचे एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चालू होता है। मैं तो खाली ऐसे ही बता रहा था आपको कि इसके ऊपर क्या होता है, डिपार्टमेंट इसके नीचे चालू होता है। सबसे सीनियर ऑफिसर जो है डिपार्टमेंट का उसको CCIT बोलते हैं, याद रखोगे इतना तो, CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। उसके ऊपर CCIT में भी चीफ कमिश्नर मतलब दादाजी जैसे होते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं, सब वाइट होता है, ठीक है ना, बहुत टाइम से उन्होंने डिपार्टमेंट में काम किया होता है। तो ही इज लाइक अ दादाजी, एक्चुअली ही लुक्स लाइक अ दादाजी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब मान लो आप सारे चीफ कमिश्नर हो, कमिश्नर में भी चीफ, समझ में आ रहा है, सारे चीफ कमिश्नर हो, आप में से कोई सीनियर जूनियर भी है इधर, तो आपको थोड़ा और इज्जत देने के लिए हमने और एक पोजीशन ऐड किया, PCCIT, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। आप में से चीफ कमिश्नर्स में से जो सीनियर होते हैं उनको हमने क्या बोल दिया? PCCIT। है तो CCIT है ना, देखो ना, ये भी CCIT है, ये भी CCIT है। इसको खाली थोड़ा ज्यादा इज्जत दे दिया, इसको प्रिंसिपल बोल दिया हमने। क्या बोल दिया? प्रिंसिपल। मतलब चीफ कमिश्नर्स का सीनियर जो रहता है उनमें से, ये दोनों का पोजीशन सेम ही है, इन दोनों के पावर सेम ही है, दोनों चीफ कमिश्नर ही है। आपको खाली जनरल नॉलेज की भाषा में याद रखना है, सबसे बड़ा ऑफिसर कौन? चीफ कमिश्नर, कमिश्नर नहीं, चीफ, बस याद रखोगे। चीफ कमिश्नर में भी सीनियर जूनियर होते हैं, तो नॉर्मल होगा तो चीफ कमिश्नर बोलेंगे, उसमें का सीनियर होगा तो खाली बोल देंगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। यहां तक ठीक है? आगे जाऊं। इसके नीचे पप्पा होते हैं, पप्पा का नाम होता है CIT, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है। पप्पा मतलब समझता ना, जैसे घर में पप्पा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, वैसे डिपार्टमेंट के पप्पा को क्या बोलते हैं? CIT। उसमें सीनियर पप्पा जो रहते हैं, बड़े पापा जो रहते हैं, समझ में आ रहा है, इसमें से थोड़े सीनियर रहते हैं, उनको हम PCIT बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका, इन दोनों का पोजीशन सेम ही रहता है, दिस बोथ आर एक्टेड एज अ कमिश्नर। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होंगी? कमिश्नर ना, जो एक्टिव पावर, मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, सबसे ज्यादा काम करते रहेंगे। तो आप जब ट्रस्ट के लिए एप्लीकेशन करते हो, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एक्सेप्ट करने का कि रिजेक्ट करने का ये डिसीजन इनके पास है, कमिश्नर के पास जाता है डायरेक्टली एप्लीकेशन। ट्रस्ट के मैटर डायरेक्टली कमिश्नर हैंडल करता है। क्यों सर, छोटा ऑफिसर क्यों नहीं हैंडल करता? शिवाजी द बॉस देखने का, क्योंकि ट्रस्ट में क्या हो सकता है? बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, बहुत बड़ा टैक्स का लॉस हो सकता है। इन दोनों के पावर सेम ही है। तो मुझे आप फिर से एक बार बता दो ना, सबसे सीनियर ऑफिसर कौन? जनरल नॉलेज वाला चीफ कमिश्नर, दादाजी, ठीक है ना। उसके नीचे कौन होता है? कमिश्नर। चीफ कमिश्नर के नीचे कौन होगा? कमिश्नर। कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, तो हर बार नहीं होता, जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है, जैसे मुंबई है, मुंबई बहुत बड़ा इसे देखने के लिए एक शहर है, लेकिन सबसे ज्यादा असेसी कहाँ पे है? मुंबई है। वहां पे क्या हम करते हैं? एडिशनल कमिश्नर भी अपॉइंट करते हैं। तो देयर इज द एडिशनल पोस्ट, उसका नाम ही देखो ना क्या है, एडिशनल कमिश्नर। ये हर जगह नहीं होता, ये वही होता है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एक एडिशनल कमिश्नर हमने दे दिया किसी एक CIT को कि बाबा आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, एक काम करते हैं, आपको एक हेल्पिंग हैंड जैसा दे देते, या ये ऑफिसर और अपॉइंट कर देते आपके ज्यूरिडिक्शन में, जो एक पर्टिकुलर एरिया हैंडल करेगा। समझ में आ रहा है आपको?
तो ये एडिशनल कमिश्नर होता है। एडिशनल कमिश्नर के नीचे जेसी आता है, जॉइंट कमिश्नर, ठीक है। इसके नीचे एसीडीसी आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर और थोड़ा उसका सीनियर हो जाता है तो डेप्यूटी कमिश्नर। ओके, अजय देवगन जी रेड मूवी में इस पोजीशन के हैं, इज एसीडीसी, ठीक है ना। और फिर आगे जाऊं, इसके नीचे आते हैं, उनको हम बोलते हैं आईटीओ। इनको इसका नाम आपने सुना है, आईटीओ, इनकम टैक्स। हाँ, तो इसको गलती से इनकम टैक्स ऑफिसर मत बोल देना। आप ऑफिसर हो, कहाँ पे काम करते हो? इनकम टैक्स में, तो आप आईटीओ हो गए। ऐसा नहीं होता, आईटीओ एक जूनियर पोस्ट है, ये कमिश्नर लोग हैं। तो आप समझ रहे हैं, उल्टा जाओ अभी, तो सबसे छोटा ऑफिसर कौन? इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके ऊपर कौन होता है? एसीडीसी। एसीडीसी का फुल फॉर्म क्या? असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर, ठीक है ना। उसके ऊपर कौन होता है? जॉइंट कमिश्नर, ठीक है ना। तो जॉइंट कमिश्नर सीनियर होता है, याद रखना, ठीक है ना। जॉइंट कमिश्नर के ऊपर कभी कभी क्या होता है? एडिशनल कमिश्नर, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। फिर उसके ऊपर कौन होता है? कमिश्नर, और उनके ऊपर कौन होता है? चीफ कमिश्नर। ऊपर से नीचे आएंगे तो कैसे आएंगे? चीफ कमिश्नर, फिर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एसीडीसी, आईटीओ। क्लियर है? ठीक है। इसके नीचे होता है टीआरओ। टीआरओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी करने भी आते हैं ना कुछ लोग। अरे टैक्स नहीं भरोगे तो घर पे आएंगे ना आपके, तो आईटीओ नहीं आता घर पे, कौन आता है? टीआरओ आता है। तो ऐसे कुछ ऑफिसर, उनके नीचे इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर के नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर वगैरह होते रहेंगे, फिर उसके नीचे प्यून वगैरह होते रहेंगे। वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जनरल नॉलेज बता रहा था, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। खाली बताना था मुझे कि सीनियर का नाम चीफ कमिश्नर होता है, उसके नीचे कमिश्नर होता है, जॉइंट कमिश्नर करके भी कोई होता है, डिप्यूटी कमिश्नर करके कोई होता है। तो नोटिस जब आता है ना आपको कोई भी क्लाइंट का, आप मेरे पास जब नोटिस लेकर आते हो ना, तो नीचे देखने का कि साइन किसने किया है, ठीक है ना। तो उनकी पोजीशन आपको समझ में आनी चाहिए। एडीडीसी लिखा है तो क्या है वो? एडिशनल कमिश्नर है, समझ में आ रहा है। सीआईटी लिखा है तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने नोटिस दिया है। आईटीओ तो हाँ इनकम टैक्स। तो कोल्हापुर में जब आप जाते हो या मुंबई में जाते हो और डिपार्टमेंट को मिलते हो, तो यू डोंट मीट कमिश्नर्स, यू मीट आईटीओस, ठीक है ना। आपको बोलना होता है कि मैं आज आईटीओ को मिलने जा रहा हूँ। यू शुड नो हु इज आईटीओ। आईटीओ इज द लोवेस्ट इन रैंक। रैंक है, हाँ, मैं कमिश्नर से कंपेयर कर रहा हूं तो लोवेस्ट बता रहा हूं। ही इज द ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हाँ, तो ऐसा एकदम, हाँ वैसा वाला ट्रीटमेंट मत दो उसको। ये सेक्शन जो है 116 to 138 में उनकी पावर लिखी हुई है। आप थोड़ा याद करने का ट्राई करोगे कि आप 138 तक कैसे आए, कहां से शुरू किया था आपने? 1 से। 1 में क्या था? स्कोप एक्सटेंड टाइटल। 2 में क्या था? डेफिनेशन। 3 में क्या था? प्रीवियस ईयर। 4 में क्या था? चार्जिंग सेक्शन। 5 में क्या था? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 6 में रेसिडेंशियल स्टेटस। 7 में इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। 8 में डिविडेंड इनकम। 9 में इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। 10 एग्जेम्प्ट इनकम। 11, 12, 13 एग्जेम्प्ट असेसी। 14 हेड्स ऑफ इनकम। 15 to 17 सैलरी। 22 to 27 हाउस प्रॉपर्टी। 28 to 44 पीजीबीपी। 45 to 55 कैपिटल गेन। 56 to 59 अदर सोर्सेज। 60 to 65 क्लबिंग ऑफ इनकम। 68 to 69 एग्रीगेशन ऑफ इनकम। 70 to 80 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। 80C to 80U डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है ना। 87A रिबेट। 89 रिलीफ। 90 to 91 DTAA, ठीक है ना। 92 ट्रांसफर प्राइसिंग, वो 92 to 94 तक जाता है। फिर 95 to 102 कार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है ना। फिर 110 to 115 बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, जो आपको याद रखनी भी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर 116 to 138 इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो आपको मैंने अथॉरिटीज बता दिए कि सीनियर चीफ कमिश्नर होता है, उसके बाद कमिश्नर होता है, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एसीडीसी और उसके नीचे आईटीओ, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। उनकी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पावर्स होंगी। उसके बाद आता है जो सेक्शन जिसके ऊपर तुम अंधाधुंध काम करते हो, बिना सोचे काम करते हो, और होता है 139। क्या करते हो इधर?
फाइलिंग ऑफ ROI हम बोलते हैं, फाइलिंग ऑफ ROI, रिटर्न ऑफ इनकम, जिसके फॉर्म होते हैं उस फॉर्म्स के नाम ITR होते हैं। ITR 1 सैलरी, ITR 2 सैलरी प्लस अदर इनकम, ठीक है ना, ITR 3 बिजनेस, ITR 4 44 AD, ऐसे ITR होते हैं। ये काम आप लोग करते हो ऑफिस में, तो आपको समझ में आ रहा है। एटलीस्ट ये वाला काम करने के लिए आपको इसके पहले वाले सारे सेक्शंस का तो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। बिना नॉलेज के काम करते हो तुम लोग, कितना बड़ा काम है बताओ, और तुम लोग मजाक मजाक में करते हो, इसलिए मुझको डर लगता है। फिर इसके आगे होता है सेक्शन 140। सर 139 के बाद बीच में एक दो सेक्शंस आते हैं, 139 AA वगैरह, आधार को पैन से लिंक करने का है। 139A होता है पैन लेने का है, दिस अ सेक्शन, पैन का सेक्शन 139A, पैन अप्लाई करो, फॉर्म 49 भरना पड़ता है, आपको पता है। पैन निकाला है कभी किसी का? पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बीच में सेक्शंस आते हैं, आधार से लिंक करना है, नहीं लिंक किया तो पेनाल्टी लगता है, पैन इनऑपरेटिव हो जाता है, वो सब कुछ बीच में चला गया। मैं उस एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना, एक एक सेक्शन नहीं बता रहा हूँ, मेन सेक्शन बता रहा हूँ। फाइलिंग ऑफ रिटर्न 139 पे चालू होता है। एक बार रिटर्न भरा तो आपको पता है लास्ट में OTP जनरेट करते हो आप लोग, या डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हो, उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। क्या करना होता है? वेरिफिकेशन नहीं करोगे तो क्या होगा? वेरिफिकेशन अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? तो इसके बाद 139(9) होता है। मतलब क्या होता है? 139(9) मतलब डिफेक्टिव रिटर्न होता है। आपने रिटर्न साइन ही नहीं किया, साइन नहीं किया तो आपने रिटर्न भरा ही नहीं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग रिटर्न भरते और साइन नहीं करते। साइन मतलब अभी एक ज़माने में फिजिकली साइन किया जाता था, अब डिजिटली साइन होता है, या आधार लिंक OTP जनरेट करके आधार लिंक OTP से साइन हो जाता है, या बैंक अकाउंट को लॉगिन करके इंटरनेट बैंकिंग ID यूज करके वेरिफिकेशन किया जाता है। मेरा रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? मैं इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का रिटर्न कौन वेरीफाई करता होगा? इंडिविजुअल खुद ही करता होगा, लेकिन इंडिविजुअल माइनर है तो उसका रिटर्न कौन वेरीफाई करेगा? पेरेंट करेंगे या लीगल गार्डियन करेंगे, पेरेंट नहीं होंगे तो, ठीक है ना, तो वेरीफाई करेंगे। इंडिविजुअल अगर लूनेटिक होगा, लूनेटिक मतलब अनसाउंड माइंड, मतलब पागल होगा, तो गार्डियंस करेंगे, जो उसके टेक कर करते रहेंगे, वो लोग रिटर्न वेरीफाई करेंगे। तो इंडिविजुअल की ये बातें होगी। HUF का रिटर्न कौन साइन करेगा? करता। और करता बहुत बूढ़ा हो चुका है, नहीं कर पा रहा है साइन, OTP नहीं दे पा रहा है, तो एनी अदर मैनेजर ऑफ HUF। लेकिन जब मैं बोलता हूँ एनी अदर मेंबर ऑफ HUF, तो मेंबर में तो जूनियर भी हो सकते हैं, 18 साल के नीचे वाले बच्चे भी हो सकते हैं, तो माइनर से साइन कराओगे क्या? नहीं, एनी अडल्ट मेंबर ऑफ HUF बोला गया है। क्या मैंने एनी मेल मेंबर बोला? नहीं, फीमेल मेंबर भी साइन कर सकती है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आके गया है कि अगर करता नहीं होगा तो ओनली मेल मेंबर ऑफ HUF कैन साइन ROI, नहीं, फॉल्स, एनीबडी कैन साइन। क्लियर है? एनी अडल्ट मेंबर कैन साइन, मतलब मेल भी है फीमेल भी, ठीक है। आगे चलूं, कंपनी का रिटर्न कौन साइन? पार्टनरशिप फर्म का कौन साइन करेगा? मैनेजिंग पार्टनर। पार्टनर में एक सीनियर पार्टनर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेकिन मैनेजिंग पार्टनर इंडिया में नहीं है या वेरीफाई नहीं कर पा रहा है तो एनी अदर, गलत, एनी अदर अडल्ट पार्टनर, क्योंकि पार्टनर भी माइनर हो सकता है। माइनर कैन बिकम पार्टनर इन फर्म, आपको पता चलेगा जब आपको लॉ पढ़ाएंगे। LLP होगा तो LLP में 2 टाइप के पार्टनर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर, नॉर्मल पार्टनर, ठीक है ना। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं, जैसे हमारे LLP में 11 पार्टनर है CA फर्म में, लेकिन उसमें के 3 डेजिग्नेटेड है, मैं, पुनीत और आसिफ। मैं महाराष्ट्र रिप्रेजेंट करता हूँ, पुनीत कर्नाटका रिप्रेजेंट करता है, आसिफ केरला रिप्रेजेंट करता है। और फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में और भी पार्टनर है, केरला में और भी पार्टनर है, कर्नाटका में और भी पार्टनर, लेकिन उनको पावर नहीं है। तो पहला पावर किसको देंगे? मैनेजिंग पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर। और मैनेजिंग पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों अवेलेबल नहीं है, तो कौन करेगा? एनी अडल्ट बोलूं? हाँ, इसको ही बोलते लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। माइनर LLP में पार्टनर बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो फालतू में किधर भी अडल्ट नहीं चिपकाने का, ठीक है ना। तो हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, याद रखो, ठीक है ना। पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। ऐसा ऊपर ऊपर से कभी जवाब नहीं देने का, खाली आपको डेमोन्स्ट्रेट करा रहा हूं कि देखो नॉलेज होना कितना जरूरी है। छोटी छोटी, मैंने अभी तक लॉ चालू भी नहीं किया है,
मैं लॉ चालू करने के लिए कितना डर रहा हूं अपने आप में कि मैं ऐसे लोगों को इनकम टैक्स पढ़ाने वाला हूं जो इनकम टैक्स का ऑडिट भरते हैं, जो रोज इनकम टैक्स भर रहे हैं, ठीक है ना, रोज लोगों के नोटिस के रिप्लाई लिख रहे हैं। ऐसे लोगों को मुझे इनकम टैक्स पढ़ाना है तो वो घर से आने के टाइम पे ही सोच के आते हैं ये बटला हमको क्या पढ़ाएगा, हम तो रोज इधर काम करता है, दिन भर यही तो करते रहते हैं, सीखने जैसा है ही क्या इसमें। इस एटीट्यूड से अगर आप यहाँ पे आओगे तो सच में मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चलता है किधर, तो आपके दिल को लगता है कि नहीं मुझको अभी तक यहाँ आ नहीं रहा है अच्छे से, मुझे हर सेक्शन का नॉलेज ही क्लैरिटी से नहीं है, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, बनने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो 140 में ये चलता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। कंपनी का रिटर्न कौन साइन करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर। कंपनी में एमडी करके कुछ होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर। डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों बिजी है। बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर्स बिजी रहते हैं, आईटीआर वेरीफाई करना इज अ छोटा जॉब, तो उन्होंने क्या किया होता है पता है? देयर इज अ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन द कंपनी, सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर फाइनेंस, ऐसे पोजीशंस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्सन अपॉइंटेड होगा, ऑथोराइज सिग्नेटरी अपॉइंट होगा एलएलपी में भी और कंपनी में भी, तो वो ऑथोराइज सिग्नेटरी भी साइन कर सकता है। जरूरी नहीं कि मालिक ही करे या डायरेक्टर ही करे, देयर इज अ प्रोविजन टू हैव ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। आगे ट्रस्ट होगा तो कौन साइन करेगा? ट्रस्टीज करेंगे, और कौन करेगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी होगा तो कौन करेगा? जो पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष होते हैं, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला जाता है, सीईओ, वो साइन करेंगे। तो ऐसी एंटिटीज याद रखनी है। मैं आपको लॉ थोड़ी ना क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूं। आपको अगर इन सारी एंटिटीज का जनरल नॉलेज नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप ओटीपी किसके पास मांगोगे या डीएससी किसका निकालोगे। क्लियर है? हाँ, तो ये 140 में हुआ। सर यहां तक हमने खाली क्या किया है, यहां तक हमने बहुत सारी बातें की है। बातें समझ में आ रहा है आपको कि इनकम ऐसा होता है, वैसा होता है, टैक्स ऐसे लगेगा, वेरीफाई ऐसा। टैक्स भरा है क्या अभी तक? ये पहला सेक्शन है जहां पे आप टैक्स भरोगे, 140A। 140A को हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। शॉर्टकट में कोई कोई लोग इसको ऐसे टैक्स भी बोलते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इस सेक्शन में टैक्स एक्चुअली आपके अकाउंट में डेबिट होके इनकम टैक्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है, और इसको सेल्फ असेसमेंट क्यों बोला गया उसके ऊपर लॉजिक है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ऐसे टैक्स। इनकम टैक्स बोलता है खुद से टैक्स भरने का, हम नहीं बताएंगे आपको टैक्स कितना भरने का है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल असेसमेंट नहीं है, इसे एसएससी असेसमेंट। कितना भरोसा करता है देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर। आपका कॉलेज भी आपके ऊपर इतना भरोसा नहीं करता। आपका कॉलेज आपको बोलता है क्या, पेपर लिखो और खुद ही रिजल्ट डिक्लेयर करो, बोलता है क्या? क्यों? अगर खुद ही पेपर लिखोगे और खुद ही रिजल्ट डिक्लेयर करोगे तो फेल होगे कि पास करोगे? पास करोगे। और टॉप आओगे कि लोअर रैंक में आओगे? टॉप। आपने गलत आंसर लिखा ही नहीं होगा ना, आपने लिखा है तो सही ही होगा, तो आप हर क्वेश्चन को 5 आउट ऑफ 5, 10 आउट ऑफ 10 दोगे, क्योंकि अगर खराब लिखना होता तो मैं लिखता ही क्यों। कोई कोई ईमानदार होगा तो वो देगा 9 आउट ऑफ 10, थोड़ा खराब है, लेकिन फेल तो कोई नहीं होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कैसा चल रहा है? सेल्फ असेसमेंट पे चल रहा है। सेल्फ असेसमेंट पे चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है यहां पे? बताओ ना क्या होगा जब डिपार्टमेंट बोल रहा है खुद ही कमाओ, खुद ही टैक्स भर दो, अच्छे से भरना खाली। लेकिन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है जैसा सही टैक्स है, जैसा आना चाहिए, आप चोर नहीं हो ना, तो अच्छे से टैक्स भरो, ऐसा डिपार्टमेंट कर रहा है। तो चोरी होने का रीजन ही समझ रहे हो क्या क्या है? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर सिटी में अपने ऑफिसेस खोले, आपके गांव में भी इनकम टैक्स का ऑफिस आ गया, और डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि अभी टैक्स भरने के लिए सीए के ऑफिस में नहीं जाने का, किधर आने का? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आके टैक्स भरने का, सारा इंफॉर्मेशन लेकर आने का, क्या प्रॉपर्टी है, क्या इनकम है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा है, हम इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद आपसे टैक्स लेंगे। तो टैक्स की चोरी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिपार्टमेंट डायरेक्टली असेसमेंट कर रहा है। लेकिन क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उतने एम्प्लॉयज है, उतना रिसोर्सेस है कि हर गांव में ब्रांच खोल सकते हैं? है क्या? उतना नहीं है। डिपार्टमेंट के पास ऑफिसर ही कम है, मतलब अभी बहुत ज़्यादा है, वो भी कम पढ़ रहे हैं।
तो ऑफिसर कम है, तो डिपार्टमेंट ने बोला हम तो असेसमेंट नहीं कर पाएंगे, एक काम करो आप ही असेसमेंट कर लो। इट्स लाइक रेलवे से आपने जितने भी लोगों ने ट्रैवल किया या एसटी से या बस से भी ट्रैवल किया होगा, विदाउट कंडक्टर वाली जो बस होती है उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे रेलवे में मुंबई रेलवे का भी हमारे मुंबई के लोगों के ऊपर यही भरोसा है कि आप अगर रेलवे से ट्रैवल करते रहोगे तो आपने क्या निकाली होगी, टिकट। मेट्रो जैसा नहीं है, वो फ्लाइट जैसा नहीं है कि टिकट 4 बार चेक करते निकाला है कि नहीं निकाला है। आप एयरक्राफ्ट में ऐसे ही जाके बैठ सकते हो क्या? हमारे रेलवे में आप ऐसे ही जाके बैठ सकते हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। यू कैन जस्ट वॉक एंड यू कैन सिट इन द रेलवे एंड यू कैन ट्रैवल एंड नोबडी विल आस्क एनीथिंग। ओके, समझ में आ रहा है? क्योंकि उनका भरोसा है हमारे सिटीजन्स के ऊपर कि ये लोग जो ट्रैवल करते हो क्या करते रहेंगे, कॉमन सेंस है, टिकट निकाल के लेते ही रहेंगे। तो उस डिपार्टमेंट रेलवे में, हमारे मुंबई रेलवे में सेल्फ टिकटिंग है। सेल्फ टिकटिंग मतलब समझता है ना, कोई और आके आपका टिकट नहीं निकालेगा, आपको खुद को ही निकालना है। अब जब खुद को ही निकालना है तो कुछ बच्चे क्या करते होंगे, बिना टिकट लेके ट्रैवल करते होंगे। फिर उनके साथ डिपार्टमेंट क्या करता है, रेलवे क्या करता है, आपने 100 बार बिना टिकट के ट्रैवल किया होगा, कभी तो पकड़े जाओगे, ठीक है ना। एक बार पकड़े जाते तो वो लोग अच्छे से आपको टॉर्चर भी करते हैं, थोड़ा पकड़ के भी रखते हैं, फिर आपसे फी भी लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ी 4 बातें आपको बताते भी है, आपको भी एक्टिंग करना पड़ता है, नहीं रोज टिकट निकाल के जाता हूँ, आज ही भूल गया। तो ये सब कुछ होता है नाटक वहाँ पे। ऐसा इनकम टैक्स में भी होता है सेम। आप 10 साल चोरी करो और हर साल नहीं पकड़ेंगे, कभी एक बार पकड़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पकड़ते हैं फिर। तो डिपार्टमेंट में 3% लोगों को पकड़ा जाता है ऑन एन एवरेज हर साल। अगर 100 रिटर्न भरे जाते खुद से तो 100 के 100 रिटर्न को नहीं ओपन किया जाता। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, ऐसा नहीं कि आपने जो भर दिया वो रैंडमली एक्सेप्ट होता है। वहाँ पे कोई तो बैठ के क्रॉस चेक करता है, लेकिन 100% डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक नहीं होते। तो 3%, अप्रोक्सीमेटली 3% लोगों का नंबर हर साल लगता है, उसमें आपका भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बोल नहीं सकते कि मुझको 4 साल से नोटिस नहीं आई तो जिंदगी भर कभी नोटिस नहीं आएगी, कभी भी आ सकती है। और एक बार उनको एक धागा मिल गया तो फिर पूरा कपड़ा खोल देते हैं वो लोग, ठीक है ना, वो उतने स्मार्ट होते हैं वो। तो वो होता ही है, इसलिए चोरी और एंटी चोरी और ये सब प्लानिंग वगैरह चालू क्यों है, क्योंकि डिपार्टमेंट में कौन सा असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है। जीएसटी में भी कौन सा असेसमेंट है, आप जीएसटी तो हर महीने भरते हो ना, कोई डिपार्टमेंट वाला आके क्रॉस चेक कर रहा है क्या? नहीं, आप ही बताते हो कि आपने सेल्स कितना किया है, आप ही बताते हो उसका टैक्स का रेट क्या होगा, आप खुद ही अपने अकाउंट से पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। दैट इज ऑल्सो सेल्फ। तो लोगों के ऊपर भरोसा है, लोगों के ऊपर नहीं है भरोसा डिपार्टमेंट का। लोगों के और डिपार्टमेंट के बीच में एक प्रोफेशन आता है जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट को किसके ऊपर भरोसा है, सीए कम्युनिटी के ऊपर भरोसा है कि वो लोग जो करते रहेंगे वो सही करते रहेंगे। क्योंकि लोग सेल्फ असेसमेंट बोला मतलब एक्चुअली तो असेसी जाके टैक्स नहीं भर रहा है ना, असेसी एक प्रोफेशनल अपॉइंट कर रहा है, क्योंकि असेसी को पता है, टैक्स पेयर को पता है कि मेरे को तो अच्छे से इनकम टैक्स नहीं आता, तो एक अच्छा है कि एक्सपर्ट के पास जाके ये काम कर लो, जो एडवाइजेबल भी है, एक्सपर्ट से ही करना चाहिए। नहीं तो एक काम कर लो ना, कल दांत दुखेगा अपना खुद का दांत खुद निकाल लेना, क्या ही करना है, पकड़ से निकालना है बस। निकालते हो क्या खुद? नहीं, आप किसके पास जाते हो, कान के डॉक्टर के पास, अरे डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, क्योंकि जिसको दांत का समझ है उसके पास जाओगे। तो ऐसे इनकम टैक्स का समझ इंडस्ट्री में किसको है, सीए लोगों को है। बाकी सीएस को भी होता है, सीएमए को भी होता है, टैक्स कंसल्टेंट्स को भी होता है। बेस्ट कौन होता है, सीए होता है, जिसमें आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा डिग्निटी रखो, थोड़ी इज्जत करो कि ये एक एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस कम्युनिटी के ऊपर भरोसा है, वो भरोसा ना तोड़ो, ठीक है। जहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे पॉसिबल है, कहीं कहीं पे एसएससी ऐसा मिल जाता है कि उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, उसको तो मैं खुद भगवान से मांगता हूँ कि इसको कभी तो नोटिस आ सकता ही नहीं, आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे भी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं। तो 140 है, उसके बाजू में एक 140B करके भी एक सेक्शन आता है, लेकिन अभी हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे कभी तो, नहीं तो वो क्या कॉन्सेप्ट है वो फिर से मुझे बताना पड़ेगा। अब मैं बीच में के बहुत सारे सेक्शन इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है ना, और जिनको इग्नोर कर रहा हूं उसको मैं एक सीरीज में डाल के छोड़ देता हूं। 159 तक एक्चुअली होता है,
141 टू 159, इसको असेसमेंट प्रोसीजर बोलते हैं। मैंने बोला ना, डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, आपसे डॉक्यूमेंट मंगाएगा, आपका क्रॉस चेकिंग करेगा, वो सब कुछ कौन से सीरीज में होता है? असेसमेंट प्रोसीजर में होता है। 141 से लेके 159 तक ये चलता है असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। फिर 160, 170, 180 की एक सीरीज है जिसमें स्पेशल असेसेस आते हैं। पार्टनरशिप फर्म का स्पेशल असेसमेंट कैसे होगा, एओपी बीओआई का असेसमेंट कैसे होगा, ठीक है ना। ऐसा मैं वो सब में डिटेल में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली सेक्शंस को स्किप कर रहा हूं बीच में के, एंड आई एम डायरेक्टली जंपिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज दैट एवरीबडी सिटिंग हियर शुड नो। सेक्शन 190 से लेके 206 AB तक बहुत बड़ी सीरीज आप देख सकते हो। सेक्शन 190 पे चालू होती है, 206 AB पे खत्म होती है। एनी गेस जो लोग काम करते हैं? 190 पे कुछ तो चालू होता है और 206 AB पे खत्म होता है। बहुत बड़ा चैप्टर है इनकम टैक्स का, बहुत बड़ा गेम है। गेस तो करो, देखो शायद आ जाएगा। टैक्स ऑडिट में सबसे बड़ा गेम खेलता है ये सेक्शन, नहीं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, आपको फुल फॉर्म लिखना है तो TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। इसका नॉलेज नहीं होगा तो आप कोई ऑडिट नहीं कर सकते लाइफ में, कोई भी ऑडिट। और आपने अगर ऑडिट किया होगा विदाउट इसके नॉलेज के, समझो तो वो ऑडिट नहीं था, घटिया लेवल का ऑडिट कर आए हो। फिर आप पता होता है आपको 194C 194J आप करते हो, ये इसी सीरीज का है ना। कॉन्ट्रैक्टर होगा तो 194C, प्रोफेशनल होगा तो 190। हमारा TDS कहाँ कटता है? 194J में कटता है ना। आपने देखा ही होगा ना, आप बिल करते हो मेरे खुद के राम पाटिल एंड एसोसिएट के बुक्स ऑफ अकाउंट में जब एंट्री मारते हो तो हमारा जो TDS कटता है वो 194J में कटता है। 10% पे हमारा TDS कटता है। कॉन्ट्रैक्टर होगा तो 1% 2% पे होता है। 194H में कमीशन का होता है 5%। तो देयर इज द TDS के प्रोविजन, बहुत सारे TDS। सैलरीड होता है तो 192, उसका फॉर्म 16 मांगते हो तो फॉर्म 16 में कौन से सेक्शन में TDS कट हुआ रहता है? 192 बोला तो कौन से सीरीज में आ रहा है? 190 से लेके 206 की सीरीज में आ रहा है। क्लियर है? फिर हमारे क्लाइंट है सोयाबीन वाले वगैरह, आपने देखा होगा, काम जो करता होगा उनको TCS लगता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड TCS। तो TDS का छोटा भाई है वो 206C में है, एक ही सेक्शन में है, उसको TCS बोलते हैं, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। ये डिडक्शन होता है, ये कलेक्शन होता है, दोनों में इतना ही फर्क है।